हेलो बच्चों। हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य की कक्षा आज का अध्याय संख्या 3 बातों बातों में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी साहित्य हमें सिर्फ भाषा ही नहीं सिखाता, अपितु जीवन जीने की कला, उसके महत्व और मूल्यों से भी अवगत कराता है। तो आइए इस अध्याय को प्रारंभ करते हैं। यह है अध्याय संख्या 3 बातों बातों में। ये एक संस्मरण है, आइए पढ़ते हैं। ये लेख बंधु का अपना एक संस्मरण है। कई दिन भोजन की जगह में जलपान यानी नाश्ता करने के बाद 20 रुपए जेब में आए और मैं घर से निकला। रुपए बस ये ही 20 थे। कितने? 20 रुपए। पर मांगे थे शायद 20,000। मुझे इन रुपयों को इस तरह खर्च करना था कि दूसरे रुपए आने तक परिवार की भूख हड़ताल फिर से आरंभ ना हो, यानी घर खर्च में कमी ना आए, घर में जो खाना था वो चलता रहे। मैं तो बाजार में सामान का सर्वे करने लगा, कहाँ क्या सस्ता है, और जब वह सर्वे खत्म कर मैं सामान खरीदने को तैयार हुआ तो देखा कि सर्वे ही सर्वे में जेब कट गई, यानी मेरे जेब में से पैसे कम हो गए। 20 रुपए तो गए ही, नई कमीज भी खराब हो गई, यानी अब कमीज की जो उम, जेब थी वो कट गई तो वो खराब हो गई। यह धक्का साधारण नहीं था, यानी मुझे बहुत गहरी चोट लगी। पर कटी जेब सिल सकती थी। क्या हो सकता था? उसे सिला जा सकता था, सही किया जा सकता था। गए दाम तो लौट न सकते थे। मैं कब तक न लौटता। घर को वापस आया, पर सब लोग मेरी नहीं भोजन सामग्री का इंतजार कर रहे थे, और यह तो निश्चित ही है कि माँ या पत्नी के लिए उस सामग्री की जगह में मेरा कुछ ना उपयोग न था। यही नहीं, उनकी दृष्टि यह थी कि उनके आगे कई दिन बाद परसी गई भोजन सामग्री का अपहरणकर्ता मैं ही हूँ। अपहरणकर्ता यानी किडनैपर। आंसू और बकवाद असहाय और असस अस्त्र है। वो क्या है? बकवाद असहायता के अस्त्र हैं। मुझे दोनों का भरपूर शिकार होना पड़ा। मैं पर दुख है कि इससे मेरी कटी जेब सिल नहीं पाई। मैं बिना पानी पिए ही पड़ा रहा यानी लेटा रहा। शाम को डाकिये ने आवाज दी। डाकिया यानी पोस्टमैन ने। डाक मेरी जिंदगी है, पर उठाने को मन नहीं हुआ। तो पत्नी ने कहा, लेना जी जरा चिट्ठियां, यानी चिट्ठियां ले लो। वे लौटकर आई। तुम्हें ही बुलाता है। क्या बोलता है? तुम्हें ही बुलाता है। उठा, यह सोचता कि कोई लेख किसी पत्र से वापस आया होगा, पर देखा कि डाकिया जी मनी ऑर्डर फॉर्म लिए खड़े हैं। एक सांस में लाख लाख स्मृतियां, पर सब सूचना ही। मनी ऑर्डर तो कहीं से आने वाला है नहीं, फिर ये कैसे आने वाला न हो, पर आ गया है। ये निकले 10-10 के 2 नोट, तो मनी ऑर्डर 20 रुपयों का है। कितने रुपयों का? 20 रुपयों का। भेजा है इसी नगर के किसी श्याम सिंह ने, पर किसी श्याम सिंह को मैं जानता नहीं, यह जानता हूँ। न जानो, पर मनी ऑर्डर मेरा है और किसी ने बड़े समय पर भेजा है। 20 रुपए क्या आए, रिजर्व बैंक ही मेरे घर आ गया हूँ। यानी जब कुछ नहीं होता है तो अगर हमारे पास कुछ आ जाता है तो बहुत ज्यादा खुशी होती है। उसी तरीके से इसी को भी हो रही है। यह लीजिए कूपन, डाकिये ने कहा। ये लीजिए तो बाचा भी लिखा था। मेरे दोस्त, आज सुबह ही जोरू ने कहा घर में कुछ नहीं है। घर से निकला और निकलते ही तुम मिले। नई कमीज में बटुआ देखा तो सोचा चलो शगुन तो अच्छा है। ब्लेड ऐसा बैठा कि क्या कहूँ, पर उस बटुए में निकले कूपन पर संपादक लिखा था। क्या लिखा था? संपादक। कई दिन से आपके भूखे रहने की बात पढ़कर नियम के विरुद्ध पेशगी रुपए भेज रहा हूँ। सोचा यह लेखक भी मेरे ही जैसा है, और तभी मिल गया एक और बटुआ। पूरे सप्ताह का खर्च। ये लो, खुश रहो मेरे दोस्त। यानी जिस चोर ने उनका बटुआ चुराया था उसी ने ही वापस उन्हें मनी ऑर्डर कर दिया। दूसरा,
रेल उड़ी जा रही थी यानी तेज चल रही थी और देहाती डंडा पकड़े दरवाजे पर खड़ा था। हवा का एक झोंका आया कि उसकी टोपी उड़ गई। उसने आव देखा न ताव छठ खतरे की जंजीर खींच दी। गाड़ी खड़ी हो गई। गार्ड आया। क्यों खींची तुमने जंजीर? किसी ने बताया कि इस बेचारे देहाती की टोपी उड़ गई थी। यह एक मामूली टोपी के लिए जंजीर? अजीब बेवकूफ है यह देहाती। गार्ड को गुस्सा आ गया। झल्लाकर उसने कहा, निकालो 50 रुपए। वो बोला, कैसे 50 रुपए गार्ड साहब? देहाती ने बड़े सरल भाव से ये पूछा और कहा, तो गार्ड साहब उस तख्ती पर लिखी रेल रूल की याद दिलाई कि 50 रुपए से कम कीमत की चीज के लिए जंजीर खींचने पर 50 रुपए आपको जुर्माना देना होगा। देहाती ने अपने पूरे ओज में उभर कर अपनी पूर्वी बोली में कहा, ये टुपिया हमारा इज्जत है गार्ड साहब। तो का हमार इज्जत 50 रुपया है कि क्या कहते हैं कि वो मेरी इज्जत से 50 रुपए की है क्या? मेरी टोपी मेरी इज्जत है। आसपास जो थे सब हंस पड़े और गार्ड साहब भी मुस्कुराकर हरी झंडी हिलाते हुए अपने डिब्बे की ओर बढ़ गए। यह जनसाधारण भारतीय को सुक्ति ही थी जिसमें कानून की ताकत उलझ कर रह गई है। लीजिए, जग बीती सुनते सुनाते एक आप बीती भी याद आ गई और मन कसक से भर उठा। मेरी शादी की बात चली तो मेरे बड़े साले साहब पंडित जादव प्रसाद जी इस बात पर तैयार थे कि मैं चाहूं तो लड़की देख लूं। पर मेरा सुधारक तब नया था जो वह झेप गया। क्या? झेप गया। झेप गया और रिश्ता पक्का हो गया। तो भीतर एक आकांक्षा भरी उठी। आकांक्षा भर उठी कहीं जैसे पत्नी पल्ले पड़ गई हो। जोश में मैं मुजफ्फरनगर जा पहुंचा। पर इसमें इससे मैं अपनी भावी पत्नी को कैसे देख पाता? सामने मुझे होना न था और गलियों में भले घर की लड़कियां उन दिनों निकला नहीं करती थी। लुकते छिपाते ससुराल की गलियों के कई चक्कर काटे। पर इससे भला मतलब ढपली दोपहर में पड़ोसी की लड़की उस घर से निकली तो पास लगकर पूछा, वह लड़की कैसी है बहन? इस प्रश्न के 30 वर्ष तक मैंने जितना स्केच लिखे हैं उन सबको उस लड़की ने एक शब्द में मात कर दिया। जादू की भन्ना राधा है बाबूजी। जाओ अपने घर बैठो। राधा की भावी पत्नी का पूर्ण परिचय है। राधा में जो तुम्हारी पत्नी है उसका पूरा परिचय है। तो जाओ अपने घर बैठो। मैं पूरी संपूर्ण जांच पड़ताल का जवाब और यह भी कि मैं तुम्हें पहचान गई हूं, तुम कन्हैया हो। तीसरा, जनसाधारण के पास अभिव्यक्ति का निपनुतल ऐसा भंडार है, बात करने का ऐसा लहजा है कि पंडित खड़ा ताका रुके। भाई गुलाब अनबर साबरी ने उस दिन एक मौलवी के मुंह पर किसान की झापड़ पड़ने की बात सुनाई तो हंसते हंसते सब लोटपोट हो गए, यानी बहुत ज्यादा हंसी सभी को आई। एक मौलवी जिम्मेदार के पास उनका किसान आया तो मौलवी ने पूछा, इस साल तकातुरे तासरे सिकंदरे गुंबद को कोई मुफीद पहुंचा या नहीं, मतलब फायदा हुआ या नहीं। उसका मतलब यह जानना था कि बारिश से गेहूं को कोई लाभ हुआ या नहीं। पर वे किससे किस भाषा में बोल रहे थे? किसान जला भुना या बड़बड़ाया नहीं, बस उठते बोला, हुजूर उस वक्त तो कुरान पढ़ रहे हैं, मैं कल आऊंगा। क्या बोला? कि वो तो उस समय कुरान पढ़ रहे हैं, मैं कल आऊंगा। यानी इससे क्या सीख मिलती है? जो आदमी जिस भाषा को जानता है हमें उसी भाषा में बात करनी चाहिए। किसान ने मौलवी को जो कुरान पढ़ाई, मौलवी सचमुच उसे जिंदगी भर याद रखेगा, इसमें कोई भी शक कोई भी संशय नहीं है। उस दिन स्टेशन के पास दो देहाती बंधु आपस में लड़ पड़े। दोनों एक गांव के थे। हरिद्वार में
गंगा स्नान करने को एक साथ घर में चले। निश्चय ही दोनों मित्र, पर रास्ते में बात का बतंगड़ हो गया तो भिड़ गए, बीच में लड़ाई हो गई। मैंने बीच में पड़कर बीच बचाव किया तो हटते हटाते एक बोला, ये न समझना कि हम तुमसे 19 हैं, जाने रही बहुत बिगड़ैल है हम, यानी मैं बहुत खराब हूँ। अपनी पर आवे तो अवे सारे का थप्पड़ न मारत मुंह टमाटर बना देत। मतलब मैं किसी को थप्पड़ नहीं मारता हूँ, मुंह उसका टमाटर बना देता हूँ। फफा कर दूसरे ने कहा, तो तुम हु ई समझे रहे हो, हम हुई चूके नाम, हम भी नहीं चूकेंगे। घूस घूसने ते मारत मारत बोहे भाटा बनाए देवे। मतलब भों को हम भाटा बना देते हैं। ठीक है, तो थप्पड़ की मार मुंह को लाल टमाटर कर देगी और घूसों की मार उसे फुला देगी। कितनी सर्वपूर्ण अभिव्यक्ति है यह। हमारे देश के पास, जनसाधारण के पास भाषा का ऐसा भंडार है कि हम उनकी अपेक्षा करके दर्शन और विज्ञान के ग्रंथ भले ही लिख लें, बातचीत नहीं कर सकते। आम आदमी की बातचीत में मस्तिष्क में यानी दिमाग का माया जाल नहीं, दिल की सहज सरलता होती है। चुटकुले, कहानियां, दृष्टांतों, शब्दों और अभिव्यक्तियों का ऐसा संग्रह जिसके पास है, जो बहुमूल्य है। इस दिशा में बहुत गहरे सतर्क प्रयत्नों की आवश्यकता है। ये प्रयत्न हमारी भाषा को समृद्ध और शक्तिशाली करने वाले होंगे। यह मेरा अखंड विश्वास है। आप घंटा भर किसी कुम्हार, नाई, धोबी, मल्लाह, किसान, तांगे वाले या भड़बूजे के पास बैठिए, आपको 5 चमत्कारीपूर्ण अभिव्यक्ति या भावपूर्ण नए शब्द मिलेंगे। ये हमारी भाषा के हीरे हैं, मोती हैं, लाल है। मैं अक्सर सोचता हूँ कि हम शिक्षितों को इन अशिक्षितों के द्वारा शिष्य बनकर इन शिक्षितों के दरवाजे पर शिष्य बनकर बैठना चाहिए। इस सुंदर से पाठ के रचयिता है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। तो इसी के साथ हमारी हिंदी साहित्य की कक्षा ये समाप्त होती है। फिर से हिंदी साहित्य में ऐसे रोचक अध्याय लेके आपके समक्ष प्रस्तुत होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।